आज मेरे घर के बगल में एक बच्चे ने जन्म लिया। जब मैं देखने गई तो उसके घर में कह रहे थे सब कि अरे देखो ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसा है। कोई कह रहा था नहीं इसका चेहरा तो पापा से मिलता है। कोई कह रहा था इसकी बाल और इसकी आंखें अपनी माँ से मिलती है। आखिर ये जो गुण बच्चे का अपने माता पिता से मिलता है यह किस कारण से मिलता है? यह जो बच्चों में अपने माता पिता के गुण आते हैं, इन गुणों को हम अपने इस नए लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का चैप्टर है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन यानी अनुवांशिकी एवं विकास, और हमारा आज का टॉपिक है अनुवांशिकता यानी हेरिडिटरी। अनुवांशिकता, आखिर अनुवांशिकता है क्या? व्हाट इज हेरिडिटी? अनुवांशिकता हम कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण ही अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकी का अर्थ होता है कि गुण कैसे माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है, और इसका अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे अनुवांशिकता कहा जाता है। अनुवांशिकता, आखिर बच्चा जब जन्म लेता है तो हो सकता है कि उसके बाल उसके पापा के जैसे हो और उसकी आंखें उसकी माँ के जैसे हो, यानी हो सकता है कि माता और पिता के गुणों का सम्मिलित रूप बच्चे में आया हो। आखिर ऐसा होता कैसे है और आखिर होता क्यों? इस टॉपिक को समझने के लिए हम अपने पिछले चैप्टर में देखेंगे जिसका नाम था रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। प्रजनन में हमने देखा था कि प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें, जैसे कि पौधों में अलैंगिक जनन होता है, एक गन्ने के खेत को अगर हम देखें तो गन्ने के खेत में गन्ना का हर एक पौधा एक ही जैसा होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, इवन माँ बाप अगर एक ही हो और उनके दो बच्चे हैं, तो क्या दोनों बच्चे के गुण समान होते हैं? नहीं। हो सकता है कि कोई उनका बच्चा, अगर दो बच्चे हैं तो एक बच्चा लंबा हो और दूसरा बच्चा छोटा, एक बच्चा काला हो और दूसरा बच्चा गोरा। यह भी हो सकता है कि कुछ समानताएं भी उन बच्चों में हो। आखिर ये समानताएं और विभिन्नताएं क्यों होती हैं? यह वेरिएशंस बच्चों में जो देखा जाता है यह उनके जीन्स के कारण देखा जाता है, और ये जो जीन होते हैं ये माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। तो हमने इस तरह जाना कि अगर लैंगिक जनन होता है जो मनुष्यों में हमने देखा, तो लैंगिक जनन में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ समानताएं भी मिलती हैं, और यह नियंत्रित किया जाता है जीन के द्वारा। जीन, जिसे बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी माना जाता है, यानी अनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है जीन। यही जीन समानताओं के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और वेरिएशंस के लिए भी, यानी विभिन्नताओं के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। हम जाने कि आखिर ये जो वेरिएशन है यानी विभिन्नताएं हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंट है जो कि लैंगिक जनन में देखा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि विभिन्नताएं क्यों आवश्यक होता है, या विभिन्नताएं किसी जीव के विकास के लिए क्यों जरूरी होता है। दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की विशेषताएं। तो यहाँ वेरिएशन किसी भी जीव के विकास के लिए आवश्यक होता है। जैसे हम मनुष्य, कहा जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, जब वे पेड़ों पे थे उनकी पूंछ थी, लेकिन धीरे धीरे जब पेड़ों पर फलों की कमी होने लगी और जब वे जमीन पर उतरे तो धीरे धीरे पूंछ जो है वह वेस्टिजियल हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन आखिर यह विकास बंदर से मनुष्य तक किस प्रकार हुआ? यह वेरिएशन के कारण ही हो पाया। विभिन्नताएं आई किसमें? जीन में। जीन में जब विभिन्नताएं आई तभी यह संभव हो सका कि नई पीढ़ी में
वह विकास देखा जा सके जो विकास उसे पृथ्वी पर रहने के लिए जरूरी था और अपने जाति को विकसित करने के लिए जरूरी था। तो वेरिएशन का पहला पॉइंट क्या है, विशेषता क्या है? वेरिएशन के द्वारा ही, यानी विभिन्नताओं के द्वारा ही विकास संभव है। और दूसरा पॉइंट, वेरिएशन जिम्मेदार होता है किसी भी जीव को प्रकृति में एडजस्ट करने के। जीवों में जो विभिन्नताएं देखी जाती हैं, जो अंतर देखे जाते हैं, उसके कारण ही वह प्रकृति में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, यानी प्रकृति में अपने आप को वह समावेशित कर पाते हैं। तो इस प्रकार विकास के लिए जरूरी है और एडजस्टमेंट यानी समावेशन के लिए जरूरी होता है विभिन्नताएं। अब आनुवंशिकी को जानने से पहले हम कुछ टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा पहला टर्म है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हम किसे कहते हैं? गुणसूत्र। आपने नाम तो सुना था, पिछले अध्याय में भी सुना था। जैसे मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। हम मनुष्य इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हमारे शरीर के किसी भी कोशिका को अगर निकाला जाए तो उसमें 46 क्रोमोसोम ही पाया जाएगा, एक्सेप्ट युग्मक यानी गैमेट्स को छोड़कर। गैमेट्स में 46 नहीं बल्कि 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और वह ऐसा क्यों होता है हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार हम मनुष्य हैं क्योंकि हमें क्रोमोसोम पाया जाता है और वह भी निश्चित मात्रा में। तो हर एक जीवों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। और यह क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है? यह क्रोमोसोम पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में। तो क्रोमोसोम क्या है? एक तंतु के समान संरचना है जो हमारे गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम का एक पार्ट है जीन। यही जीन हमारे सभी गुणों का वहन करता है। अगर मेरे बाल काले हैं तो वह जीन उसके लिए जिम्मेदार है। अगर मैं लंबी हूं तो उसके लिए भी जीन जिम्मेदार है। तो कोई भी गुण जो होता है वह कंट्रोल किया जाता है जीन के द्वारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दूसरा टर्म जो कि जीन है। तो जीन क्या है? सबसे पहले तो जीन होता है, अब ये भूत प्रेत वाला जिन्न नहीं है बल्कि ये जीन है। और यह जीन कहा जाता है आनुवंशिकी की इकाई जो कि हमारे गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार हम आगे कुछ और टर्म्स जानेंगे। जैसे एक टर्म होता है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, यानी प्रभावी अभिलक्षण और अप्रभावी अभिलक्षण। ये दो टर्म्स हेरिडिटरी पढ़ने से पहले जानना बहुत जरूरी है। प्रभावी लक्षण, प्रभावी अभिलक्षण हम कहते हैं वह गुण जो हमेशा दिखाई दे। जनरली यहाँ हम जानेंगे कि जीन जो पाए जाते हैं वह जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कोई भी जो गुण होता है उस गुण के लिए जो जीन पाए जाते हैं वह जोड़े में पाए जाते हैं, जिसे एलील्स कहा जाता है। यह हमारे शरीर में जनरली अपोजिट ट्रेट्स होते हैं, जैसे विपरीत गुण वाले जीन्स होते हैं। जैसे अगर कोई जीन लंबाई के लिए जिम्मेदार है तो उसके विपरीत कोई जीन छोटे हाइट के लिए जिम्मेदार होगा। हमेशा प्रभावी अभिलक्षण जो है उसे कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे अगर कोई लंबे पौधे की हम बात करें तो उससे हमेशा कैपिटल टी और कैपिटल टी से लिखते हैं, क्योंकि यह हमेशा गुणों को हम जोड़े में दिखाते हैं। तो प्रभावी लक्षण जो है वह कैपिटल टी और कैपिटल टी से दिखाया गया, और यह हमेशा, जैसा कि मैंने कहा, कि अभिलक्षित होते हैं। और अप्रभावी लक्षण यानी रिसेसिव ट्रेट जो होते हैं वह स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। जैसे अगर कोई पौधा छोटा है तो उसे
हम स्मॉल टी और स्मॉल टी से दर्शाते हैं। तो ये थे प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स, जो कि किसी पौधे में प्रभावी लक्षण हमेशा दिखेगा और अप्रभावी लक्षण तभी दिखेगा जब सिर्फ उस पौधे में अप्रभावी लक्षण वाले गुण ही रहे। इसके आगे दो और टर्म हैं जिसे समझने के बाद हम और अच्छी तरह से प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को समझ पाएंगे। वह है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ट्रेट। होमोजाइगस यानी समयुग्मक जीन। वह क्या होता है? होमो मीन्स सेम, जाइगस में यानी दोनों सेम रहे। जैसे हम अभी लंबे पौधे की बात कर रहे थे, तो यहाँ दोनों अगर कैपिटल टी है तो वह लंबाई को दर्शाता है, वहीं दोनों अगर स्मॉल टी है तो वह बौनेपन को दर्शाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर कैपिटल टी है तो दोनों ही जीन यहाँ कैपिटल टी से दर्शाया जा रहा है, जबकि स्मॉल टी है अगर तो दोनों ही स्मॉल टी है। ऐसे ट्रेट्स को हम होमोजाइगस ट्रेट्स यानी समयुग्मक अभिलक्षण कहेंगे। वहीं दूसरा जो टर्म है वो है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि एक ट्रेट जो होगा वह, जैसे हम विपरीत गुणों को ले रहे हैं, लंबाई और बौनेपन को, तो एक ट्रेट जो है अगर वह कैपिटल टी है तो दूसरा ट्रेट क्या होगा? स्मॉल टी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अलग अलग। दोनों यहाँ अलग अलग गुण को कैरी कर रहा है, एक लंबाई को और दूसरे बौनेपन को। तो ऐसे अभिलक्षण जब साथ में है उसे हम हेट्रोजाइगस या अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हेट्रोजाइगस ट्रेट में कैपिटल टी और स्मॉल टी है एक साथ, तो यहाँ लक्षण जो है वह प्रभावी लक्षण दिखेगा पौधों में। यानी ऐसा पौधा जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अगर एक साथ पाए जाएंगे जीन, तो वह पौधा लंबा होगा, क्योंकि लंबा जो है वह प्रभावी लक्षण है। तो अलग अलग जीन यहाँ उपस्थित है, अलग अलग ट्रेट यहाँ उपस्थित है, लेकिन पौधा कैसा हो रहा है? लंबा, क्योंकि वहां प्रभावी लक्षण दिख रहा है। तो हेट्रोजाइगस ट्रेट्स में हमेशा प्रभावी लक्षण ही हमें दिखता है, जबकि अप्रभावी लक्षण वहां दब जाता है, क्योंकि प्रभावी लक्षण क्या है? अधिक पावरफुल है। तो ये हमारा अगला डेफिनेशन था होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप कहते हैं कि जीन की संरचना कैसी है। जैसे अभी हमने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में देखा कि कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला पौधा भी लंबा है, जबकि कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला पौधा भी लंबा है, लेकिन दोनों के जीन की संरचना में अंतर है। एक में कैपिटल टी है, दोनों ही कैपिटल है, जबकि दूसरे में एक कैपिटल और एक स्मॉल है। तो ये जो जीन की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे जीनोटाइप कहा जाता है, जबकि फिनोटाइप का मतलब होता है कि उसका लक्षण बाहर से देखने में कैसा है। जैसे हमने पौधे को देखा कि वह लंबा है, बस लंबा है, हमने उसके आंतरिक संरचना को नहीं देखा कि उसके अंदर में कैसे जीन है। यानी बाहरी अभिलक्षण को, भौतिक गुणों को जब हम देखते हैं तो वह फिनोटाइप कहलाता है। लंबाई, ऊंचाई, घुंघराले बाल, काले बाल, भूरे बाल, ये सारे जो लक्षण जो बाहर से हमें दिखते हैं वे फिनोटाइप कहलाते हैं। यानी बाहरी संरचना कैसी है, तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। अब इन सभी टर्म्स को जानने के बाद हम ये जाने कि आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है जॉर्ज ए मेंडल को। तो इन सभी टर्म्स को जानने के बाद हमने देखा कि आनुवांशिकी के पिता कौन है? मेंडल।
अब मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए और किस प्रकार अनुवांशिकी के बारे में समझाया, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने देखा कि आखिर अनुवांशिकी क्या है, वेरिएशंस क्या है और अलग अलग डेफिनेशंस को जाना हमने।